नमस्कार एंड वेलकम टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं दिवाकर। आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान संशोधन, जो हमारे टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। उसके अंदर हमें देखना है जो पहले संविधानिक संशोधन हुआ 1951 में, और जो फाइनली 106, फाइनली मतलब रिसेंटली, फाइनली नहीं, रिसेंटली जो हुआ है 106वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत हमें सभी को पता है क्या बात हुई है। महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है, 1/3, दैट इज 33%। क्लियर है? तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था, 42nd किससे संबंधित था, ठीक है, 44वां किससे संबंधित था। तो यही सब आज हमें क्लास में डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। संवैधानिक संशोधन, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि संविधान में इसके लिए उपबंध कहाँ पर है, तो संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद क्रमांक 368 में इसके लिए कहाँ पर है, उपबंध दिया गया है। कहाँ पर? भाग पार्ट 20, और आर्टिकल की बात करें तो 368 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या रहेगा इसका, देखो सभी को पता है, जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है या फिर आपके पास लैपटॉप है, टैब है, या फिर वॉट आप कुछ भी मान लें, समय समय पर क्या होता है, अपडेट्स आती रहती हैं, ताकि क्या हो, आपका जो भी डिवाइस है वो उस समय के हिसाब से, मतलब जैसे अभी 2025 चल रहा है, इस समय के हिसाब से ये क्या हो, अपग्रेड कर देते हैं उसकी चीज़ें, ताकि ये डिफेंड कर सके, उसकी डिफेंसिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, ये तो हुई किसकी बात, सॉफ्टवेयर की बात। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो संविधान में बदलाव क्यों करना है सर, तो संविधान में बदलाव करने से क्या फायदा होगा कि जो भी प्रोविजन, मान लें हम संविधान सभा ने बनाने में चूक हो गई, या फिर उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी, और अभी आप देखते हैं कि ये परिस्थितियां निर्मित होती जा रही हैं, सामने आती जा रही हैं, तो उनमें हम हाथ पर हाथ धर के बैठे तो नहीं रह सकते हैं। तो फिर क्या करती है संसद, उसमें संशोधन करती है। तो यहां पर क्या होगा, समय की मांग, क्या आ जाएगा यहां पर, समय की मांग, समयानुसार, समयानुसार अद्यतन, या फिर अपडेट लिख लो, है ना ज्यादा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपडेट को अद्यतन, है ना। तो समयानुसार हमको क्या करना है, अपडेट करना है, या फिर समय की मांग हम लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़े। अब देखते हैं संविधान के संशोधन है जो, वो हमने पढ़ लिए कि भाग 20 में प्रोविजन है, अनुच्छेद 368 में है। अब ये पता तो चले आके कि संविधान को संशोधित कैसे करते हैं। क्लियर है? जब हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे तभी भी आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति की बहुत सारी चीजें हैं ये अलग से संशोधित की जाती हैं। ठीक है, तो एक होता है साधारण बहुमत, जिसे हम जनरली कैसे मानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 50% प्लस 1। मान लो अगर हमारे पास मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 230 सीट्स हैं। कितनी हैं? 230 सीट्स हैं। यहां पर किस पार्टी की सरकार बनती है, जिसके पास 230 का 50%, ठीक है, 115 प्लस 1 मतलब कि 116 सीटें आ जाएं। कितनी आ जाएं? 116। ये क्या है? साधारण बहुमत होता है, या फिर इसे हम बोलते हैं साधारण बहुमत से संविधान संशोधन करना। क्या बोलेंगे? साधारण बहुमत से संविधान का संशोधन करना। अब देखो भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद कैसे हैं, तो ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, इसमें बात की गई है कि संवैधानिक महत्व के नहीं है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा किसी का नाम बदलना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पर आती हैं, तो ये साधारण बहुमत के नाम से होती है। और ये बिल्कुल एलिमेंट्री चीज है किसकी, संविधान को संशोधित करने की। यहां पर कुछ भी आपको विशेष नहीं करना है, केवल क्या करना है, 50% प्लस 1 का आपको फॉर्मूला यहां पर लगाना है। संविधान संशोधन की सबसे क्या है, ये पहली श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखें, संशोधन के लिए संसद का एक साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है। आगे बढ़े। अब देखो राज्यों का गठन करना है, नया राज्य बनाना है। जैसे कि हाल ही में नया राज्य कौन सा बना है, अगर हम बात करें तो तेलंगाना कब बना है, 2013 या 14? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि तेलंगाना स्टेट कब फॉर्मेशन इसका हुआ है और किस राज्य से अलग हुआ है। नाम में परिवर्तन करना, जैसे कि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में एक सन 2000 में राज्य बना था, उसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है, फिर नाम क्या हुआ, उत्तराखंड हुआ। ठीक, तो ये क्या है, नाम में परिवर्तन करना है।
ऐसे ही आप देखें विधान परिषद का निर्माण करना या फिर इसको खत्म करना, तो ये भी किससे होगा? साधारण बहुमत से होगा। फिर हम देखें संसद का कोरम, इसके बाद संसद के सदस्यों की वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या जो कि अभी कितनी है? 34 है। और अनुच्छेद, आपकी अनुसूची जो शेड्यूल है 5वीं और 6वीं। 5वीं में क्या है? शेड्यूल ट्राइब वाली जनजाति एरिया का प्रशासन है। 6वीं में क्या है? अमित्र में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स हैं, इनके विषय में इनकी लोकल गवर्निंग बॉडी की बात की गई है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये सारे कुछ एक चीजें आपके सामने आती हैं जहां पर क्या आएगा? तो साधारण बहुमत से संविधान को संशोधित करने की बात कही जाएगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि संसद में जो गण पूर्ति होती है, मतलब मिनिमम इतने मेंबर्स तो हों, मतलब एमपी तो हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हो, भले ही हम लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, कि कम से कम 1/10 वहां की क्या हो? स्ट्रेंथ हो, ताकि संसद जो भी रिस्पेक्टेड सदन है, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा, वो प्रॉपर फंक्शन तो कर पाए। अगर 250 है तो 25 से 30 सांसद तो बैठे हों, ऐसा नहीं कि 5 लोग आए हैं, अब उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं गण पूर्ति या फिर बोलते हैं कोरम। क्लियर है? सदस्यों का वेतन भत्ते, ये तो हम सभी को पता है कि वहां पर क्या होता है? ध्वनि मत से पारित हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे आपका जो विधेयक होता है उसको पास करने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो एक होता है वोटिंग करना, एक होता है ध्वनि मत, ठीक है। तो ध्वनि मत से हो जाता है, पैसे तो सबको बढ़ाने हैं ना, तो ध्वनि मत से हो जाएगा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या, तो ये कैसे डिसाइड होती है? संविधान में संशोधन या फिर क्या है? एलिमेंट्री चीज के द्वारा होगी, 50% + 1। अब आगे बढ़े, विशेष बहुमत क्या बोल रहा है? विशेष बहुमत मतलब ये थोड़ा सा कैसा हुआ? कठिन हुआ। अब आपने एक चीज गौर की होगी, जब मैंने संविधान की विशेषताएं आपको पढ़ाई थी, तो वहां पर हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि भारत का संविधान कैसा है? कठोर है प्लस क्या है? लचीला है, जिसे बोलते हैं ना नम्यता, सुनम्य, है ना, जिसको हम बोलते हैं ना टेंसाइल कितना है, या फिर कितना खींच सकते हैं, कितना मुड़ सकता है, ठीक है। इलास्टिक प्लास्टिक अगर समझ में आता है तो समझ जाओ। कठोर मतलब रिजिड या फिर बोले हार्ड, और यहाँ बोले लचीला मतलब कितना ये फ्लेक्सिबल है। तो यहीं से आपको चीजें समझना है कि ये क्यों बोली जाती हैं। देखो, लचीला मतलब कि हम इसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसीलिए बोल दिया लचीला। अब आपको समझना है कि जब हम विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं, तो इसमें फिर क्या आएगा? ये कठोरता आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। क्लियर है बात? अभी आप इसका तीसरा नंबर का पढ़ोगे प्रकार कि ये क्या है? और ज्यादा क्या है? टफ है, ठीक है। इससे भी कैसा है ये? तो टफर साइड पर है। विशेष बहुमत क्या होगा? तो विशेष बहुमत यहां पर आप देखें कि किसे कहेंगे? संविधान के अन्य सभी उपबंध मतलब कि जो भी हमने अभी देखे ना, जो पहले में थे, उनके अलावा बहुत सारे उपबंध होते हैं, जिसमें आप देखते हैं मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी वगैरह है, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इन सभी में चेंजेस कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? तो ये होगा विशेष बहुमत से। अब विशेष बहुमत क्या कहलाता है? पहले तो सदन में उपस्थित सदस्य हो, मतलब साधारण बहुमत वाले तो सदस्य हो, 50% तो सदन की क्या हो? कम से कम क्षमता हो। फिर इसके बाद देखेंगे जो वोटिंग कर रहे हैं उसमें 66% का बहुमत आना चाहिए, उसे बोलते हैं विशेष बहुमत। वोटिंग करने वाले उपस्थित और वोटिंग करने वाले कितने? 2/3 सदस्यों के बहुमत को बोला जाता है विशेष बहुमत। क्लियर है? उपबंध में संशोधन के लिए केवल संसद का विशेष बहुमत पर्याप्त है। अब ये तो केवल बात इसीलिए रख दी है क्योंकि यहाँ पर एक तीसरा प्रकार और आएगा, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए केवल लिखा हुआ है। भारत के संविधान के लगभग सभी उपबंध इसी के माध्यम से अमेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन से आते हैं तो इसमें हम देख लेंगे। इसमें कौन आएगा? तो मूल अधिकार, जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद 12 से 35, और भाग 3 डीपीएसपी कहां पर है? तो भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 में हमको राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। यहाँ पर राज्यों की आपको कोई भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है कि आप राज्य से पूछें कि आप हमको अपना मत दें, या फिर राज्य से क्या करें, राज्य की विधानसभाओं से हम करें कि हमको भी आप अपने समर्थन में वोट दें। अब जब इसके बाद जो चीजें बचेंगी, जैसे कि राष्ट्रपति का क्या है? चुनावी प्रक्रिया है, ठीक। फिर और आप देखोगे एग्जीक्यूटिव है या फिर न्यायपालिका की शक्ति का विस्तार करना, ये सारी कुछ चीजें आपके पास आएंगी जो सबसे ज्यादा
संविधान संशोधन करने का कठिन तरीका माना जाता है, इसे बोलते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए उस पर्टिकुलर किसके लिए, क्लॉज के लिए जो आप संविधान में अमेंड करने वाले हैं। तो ये होता है सबसे हार्ड, अभी वर्तमान में बात करें भारत के संविधान में तो ये सबसे क्या है, कठिनतम संशोधन करने का तरीका है कि आपके पास पहले 66% का बहुमत हो, देन उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का आपके पास समर्थन होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो अच्छा, आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत के कितने प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं कार्यरत हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर 28 तो 28 हो गए प्लस 8 हैं, उसमें से आपको टोटल बताना है केंद्र शासित और फुल फ्लेजेड राज्यों को मिला के। क्लियर है बात? क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, विशेष बहुमत प्लस आधी विधायिका, ठीक है, मतलब आधी विधायिका मतलब जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनका हमको अनुसमर्थन चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, आर्टिकल 54 और 55 में आपको बदलाव करना है। इसके बाद देखें, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, आर्टिकल कहां मिलेगा, 73 और 162। क्लियर? संघ और राज्य की न्यायपालिका में आपको बदलाव करना है, तो यहां पर आप देखें, आपको क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कहां से चलता है, 124 से 147, और आपका हाई कोर्ट का 214 से 232। तो ये देखो सारी कुछ चीजें यहीं पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये बोलोगे 231 41 कैसे आ गया, तो यहां पर भी फर्दर आपके पास बहुत अभी स्कोप है। आप पढ़ोगे 233 से कहां आते हैं हम, अधीनस्थ न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम देखते हैं जिला लेवल पर रहती हैं। अब देखो, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति का विभाजन 245 से लेकर 255 अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो जो भी विधायी शक्तियां हैं संघ और राज्य के अंतर्गत, इनमें हमको कुछ परिवर्तन करना है, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है हमको, मतलब कि आप देखें राज्यसभा की जो अनुसूची आती है VVS, याद आया, आर से क्या था, राज्यसभा, VVS R SAS 22 BDPN, याद आई, 10 12 की 12 अनुसूचियां। तो यहां याद रखना, चौथी अनुसूची में क्या है, जो भी राज्य हैं उसमें राज्यसभा में उन राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो यहां पर बात हो रही है राज्यों के प्रतिनिधित्व को अगर आपको बदलना है, जैसे कि हम बात करें मध्य प्रदेश में कितनी सीट्स हैं, तो 11। अगर आपको यहां पर बदलाव करना है तब फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, ये तीसरे प्रकार में जाना पड़ेगा। संविधान के संशोधन के बात कहां पर की गई है, आर्टिकल 368, भाग कौन सा है, तो भाग है 20। कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपको आंसर करना है दक्षिण अफ्रीका, है ना। हमेशा हमको संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कहते हैं USA या फिर UK, है ना, ब्रिटेन को लगा के नहीं आना है। बहुत सारे देश हैं, मैंने आपको बताए थे, वहां से बहुत सारे उपबंध लिए गए हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के किसी भी विषय में आपको परिवर्तन करना है तो आपको तीसरा जो प्रकार बताया है मैंने, यहां से होगा। अब 7वीं अनुसूची में क्या है, जरा याद तो करो जल्दी से। 22 में क्या था, 8वीं में था 22 भाषाएं, उसके पहले क्या आ रहा है आपका SAS, मतलब कि S आ रहा है, 7 से क्या बोला था, सूचियां। तो 3 आपके पास लिस्ट आती हैं, जिसमें से पहली होती है आपकी संघीय सूची, देन आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और इसके बाद होती है प्रांतीय सूची। तो इन सूचियों के विषय में आपको कुछ भी बदलाव करना है तो फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, संविधान संशोधन में जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान संशोधन की बात की जाए तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हम सभी को पता है। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर क्या हो गया था, सभी ने क्या कर लिया था, अपना लिया था। क्लियर है बात, कि यही हमारा फाइनलाइज कर दिया था, यही संविधान होगा। और इस दिन क्या हुआ, इस दिन ये लागू कर दिया गया। प्रथम संविधान का संशोधन 1951 में पारित किया गया था। यहां से क्वेश्चन बहुत बार बना है कि भारत का संविधान संशोधन किस सन में पहली बार हुआ, या फिर प्रथम संविधान संशोधन निम्न में से किस वर्ष में किया गया। क्लियर है। और अभी आप इसको डिटेल में और देखोगे तो पहले संविधान संशोधन में क्या क्या चीजें बताई गई, कि जो पिछड़े लोग हैं कैसे हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उसमें भी संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं और हर एक पेपर में पूछे जाते हैं।
तो पहला संविधान का संशोधन देखते हैं। इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए क्या किया गया, विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियां दी गई। अब इसमें आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर राज्य अपनी अलग लिस्ट बनाता था जो भी ओबीसीज रहते हैं। और हाल ही में क्या हुआ था कि नया एक संविधान संशोधन हुआ था। कमेंट करके बताओगे कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया था राज्यों की शक्ति को, फिर वापस से संविधान संशोधन किया गया। क्लियर है? अभी देखो रिसेंट का ही मामला है ये, 2023 के लगभग का, ठीक, 2021 से 23 के बीच में ये पूरा केस चला और आपको बताना है। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, महाराष्ट्र से संबंधित है और वहां पर भी पर्टिकुलर एक जाति विशेष थी जिसके लिए आरक्षण की मांग हो रही थी और बहुत उग्र आंदोलन हो रहा था। अभी पिछले गत वर्ष में भी यही आंदोलन हुआ था। तो आप अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपसे बनेगा। तो फिर संसद ने क्या किया, राज्यों की शक्ति दोबारा से उसके पास दे दी, ठीक है। तो ये याद रखो, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष आपको उपबंध बनाने हैं, इसकी शक्ति राज्यों को दे दी गई पहले संविधान संशोधन से। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था भी की गई, ठीक है। भूमि सुधार जो हम शेड्यूल 9 में पढ़ते हैं ना, 9वीं अनुसूची, तो पहले यहाँ पर क्या होता था, पहले होता था जिस भी चीज को आपने 9वीं अनुसूची में डाल दिया वहां पर कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता। वो टोटली रेस्ट्रिक्टिव मोड में चली गई कि वहां पर एक बार जो सरकार ने कर दिया उसकी आप कोई अपील नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको याद हो, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहते थे ना, नो अपील नो दलील, डायरेक्ट क्या गिरफ्तारी। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ था। तो भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े क्या थे जो कानून थे, उनको 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। अब हमें पता है कि भूमि सुधार हो रहा था आज़ादी के बाद, तो कैसी कैसी व्यवस्थाएं हुई यहाँ पर, हदबंदी चकबंदी वगैरह की गई, है ना। ये हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, बड़े बड़े जो जोत के आकार थे उनको क्या किया गया, सबको मर्ज किया गया और फिर सब में बांट दिया गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। तो इसे कहाँ पर रख दिया, 9वीं अनुसूची में रख दिया। आपने देखा होगा ना, जमींदारी जागीरदारी, है ना, जैसे बोलते हैं नंबरदार या लंबरदार, ये प्रथा बंद हो गई थी आज़ादी के बाद से। तो कैसे यहाँ पर 9वीं अनुसूची में डाल दिया, नहीं तो क्या होता था, सभी लोग जा रहे थे कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट्स में। तो क्या हुआ, सबसे पहला संविधान में संशोधन किया गया कि आप क्या करेंगे, जो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको राज्य सरकार क्या करेगी, नए उपबंध बना सकती है। इसके बाद देखो, तो भूमि सुधार और कानून की समीक्षा या फिर न्यायिक समीक्षा करनी है, इसको 9 शेड्यूल में संविधान की डाल दिया गया। अब आगे बढ़े। अब 2 से लेकर 8 तक क्या करोगे आप लोग, देखोगे कि क्या है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 1 से लेकर 106वें नंबर तक, वो हमको डिस्कस करनी है कि कहाँ से पेपर में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और कहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 9वां संवैधानिक संशोधन देखते हैं। 1960 की बात करें हम, तो पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी जो क्षेत्र था, इसे भारत पाकिस्तान समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। अभी एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताओ, ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हो अभी आप, और अभी आप कह रहे हो कि पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो देखें हम, तब बांग्लादेश क्या नहीं था, अस्तित्व में नहीं आया था 1960 में। ये कब की बात है, ये है दिसंबर 1971 की बात, जब बांग्लादेश क्या हुआ, आज़ाद घोषित किया गया। तो यहाँ पर क्या था, जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ था, और पश्चिमी पाकिस्तान तो अभी भी एक्सेस करता है, जो अभी क्या कर रहा है, थर थर काँप रहा है, यहाँ वहाँ बातें कर रहा है कि भारत को क्या करो, रोको, समझदारी से काम लेने की उसको बात कहो, ठीक है। एक साइड डिनाइल मोड में है और दूसरी साइड क्या बोल रहा है कि अरे ये कुछ करने वाला है, ये कुछ करने वाला है, टाइमर सेट करके बैठे हैं 48 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे, है ना। तो आगे बढ़े हम। अब देखो 10वां संविधान संशोधन, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, यहाँ स्टार लगा लेना। अब ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है, अदर स्टेट्स में भी पूछा गया है, एमपीएसआई में, और आप जो भी एग्जाम देखें तो वहां पर पॉलिटी का पोर्शन रहता है। क्लियर है बात। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो भी राज्य हैं या फिर अभी बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो इनके विषय में आपको पता चलेगा कि कैसे, किस संविधान के संशोधन से इसको जोड़ा गया, ठीक है। अब देखो, दादरा और नागर हवेली या फिर नगर हवेली जो थे, उनको भारतीय संघ में जोड़ा गया। क्लियर है बात।
अब 18वें संशोधन की बात करें जो 1966 में हुआ, तो इसमें देखें पंजाब और हरियाणा क्या बने, दो राज्य बने। क्या बने, पंजाब और हरियाणा। पंजाब में क्या थी, तो पंजाबी भाषा, और हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा में हिंदी। क्लियर है बात। और अभी आप लेटेस्ट देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल, क्या हो रहा है, यहाँ पर जल विवाद क्या कर लिया, अभी पंजाब ने पानी रोक दिया, तो हरियाणा में क्या हो रहा है, त्राहिमाम जैसे हालात बन रहे हैं। क्लियर। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, यहां पर ये बना लो स्टार, 21वां संवैधानिक संशोधन जो हम पढ़ रहे थे अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, तो शुरू में संविधान में क्या व्यवस्था की गई थी, 14 भाषाएं यहां पर ऐड की गई थी। उसके बाद देखेंगे आप 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो हुआ, यहाँ पर 15वीं भाषा जोड़ी गई, और वो कौन सी भाषा थी, तो जो अभी चर्चा में है नदी, ठीक है, सिंधु नदी। और इसी के किनारे जो लोग रहते थे इन्हें क्या कहने लगे, सिंधी कहने लगे। ठीक है, पाकिस्तान में आप देखें तो सिंध प्रांत भी है, जहाँ के लोग बहुत क्या कहने वाले हैं, अभी कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा घाटा होगा। ठीक है, तो याद रखना है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया। देखो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। आगे बढ़े, अब देखते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971। ये क्वेश्चन अगेन इस पर क्या लगा लो, स्टार लगा लो, और क्या कर लेना, इसको याद ही कर लेना। 24/1971 इसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने, राष्ट्रपति को स्वीकृत करने के लिए बाध्य कर दिया गया। किसे, संविधान संशोधन विधेयक पर। मतलब जब संसद ने संविधान को संशोधित कर दिया है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देंगे ही देंगे। वहां पर राष्ट्रपति की कोई भी वीटो पावर क्या नहीं होगी, काम नहीं आएगी। क्लियर है बात। आगे बढ़े, अब देखो 1971 में ही एक और संशोधन हुआ, 26वां। यहाँ पर क्या हुआ, जो रजवाड़े थे, मतलब कि जो प्रीवी पर्स वगैरह थे, इनके विशेष अधिकार थे, है ना, बहुत सारी जमीनें, बहुत सारे किले महल, ये जो भी थे ना, क्या हो गए, राजसात हो गए। उनका एरिया डिफाइन कर दिया गया कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, बाकी क्या है, ये म्यूजियम बना दिया या फिर एएसआई को सौंप दिया गया। तो जो भी इनके विशेष अधिकार थे नरेशों के, क्या हो गए, समाप्त हो गए। कोई महाराज नहीं बचा। भले ही अभी की बात देखें हम तो यहाँ पर क्या होता है, पटियाला के महाराजा, ग्वालियर के महाराजा, ठीक है, होलकर महाराजा। ठीक, तो यहाँ पर आप ये सारी बातें अभी भी प्रचलन में है, क्योंकि क्या है, लोग बाग अभी भी क्या करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं क्या बोला है, महाराज अधिराज या फिर महाराजा की उपाधि दी है। आगे बढ़े, 31वां संविधान संशोधन 1972, इसमें देखेंगे तो कारण क्या रहेगा, 1971 की जनगणना के तहत जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। एक सडन स्पाइक आया था जब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सेंसस की बात हुई। और अभी आप देखें तो करंट में जो जनगणना है, पॉपुलेशन सेंसस है, वो क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि हम क्या करेंगे, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। मतलब कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें ये भी रहेगा कि किस जाति की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवासरत है। और ये काम जब शुरू होगा तो उसमें लगभग 2 सालों का समय लगेगा, क्योंकि क्या होगा, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी, डेटा कलेक्ट करना ज़्यादा हो जाएगा, फिर उस डेटा को क्या करना है हमको, फिर उस डेटा को सारा कुछ फीड करना है, तो यहाँ पर लगभग 2 साल लगेंगे। तो यहाँ बात की जा रही है 2027-28 तक इसके हमारे पास फाइनल आंकड़े आएंगे। ठीक है, तो इसके कारण ये संशोधन किया गया। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि संसद में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। कितनी सीटें बढ़ गई, तो 20 सीटें बढ़ गई, 525 से 545 सीट्स हो जाएंगी। कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। तो आप देखो 1971 की जनगणना को क्या माना है, एक बेस माना है, या फिर हम अभी तक हम देखें तो एक क्या माना है, बेंचमार्क माना है, क्योंकि अभी भी इतनी ही है। और वर्तमान में जब हम बात करते हैं कि जो नया संसद भवन बन गया है वो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी वाला बन गया है, तो वो क्यों बना है, क्योंकि अब जो भी नई जनगणना होगी फिर उसमें परिसीमन होगा। तो क्या होगा, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, फिर वहाँ पर हम देखते हैं ना क्या होगा कि जो भी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से क्या है, सीटों का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वहाँ पर सीटें ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि भारत की जनसंख्या
1971 में कुछ थी, 2011 में कुछ थी 121 करोड़, और अभी जब फाइनली होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो आप देख रहे हो 1971 फिर 1981 91 ऐसा जो चल रहा है, वो सिस्टम क्रम टूट गया है इस बार की जनगणना से। क्यों? क्योंकि 2020 में ये जो जनगणना होनी थी, है ना, 2020-21 में जो होनी थी वो क्या हुआ, कोरोना के कारण डिले हो गई। अब डिले हो के 2021 से 22, 23, 24, फाइनली 25 में कुछ बात हुई है कि हम ऐसा करेंगे। अब फिर देखते हैं ये इसको कब ये स्टार्ट की जाती है, इसके लिए बजट एलोकेट भी करना रहता है। क्लियर है बात? तो 1971 और 72 के ईयर्स आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया। उसके बाद क्या होगा, फिर प्रीवी पर्स समाप्त कर देंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आप देखोगे उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका भारत की जनगणना जो 1971 थी, उसके बाद क्या होगा, 545 सीटें हो जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो 1975 का 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पूरी कहानी पता होना चाहिए क्यों हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां पर कारण भी आपको बता रहा हूं। यहां पर आप बात करें तो यहां पर जो चुनाव हुए थे, यहाँ चुनावों में बात की गई थी, एक वाराणसी के नेता थे जिनका नाम है समाजवादी नेता राजनारायण। इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था इंदिरा गांधी जो तत्कालीन अपनी पीएम थी, प्रधानमंत्री थी। तो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में क्या बोला, राजनारायण ने, कि बोला इन्होंने कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का क्या किया है, दुरुपयोग किया है। और तर्क दिए कि जो इनके सचिव थे, इन्होंने काम कैसे किया है, एक प्राइवेट व्यक्ति के रूप में काम किया है। सरकार के जो भी पैसे थे या जो भी सरकार के संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, उनका उपयोग क्या किया है, अपने निजी चुनावी क्या किया है, प्रचार में किया है। तो हाई कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी और अपना फैसला सुनाया, और क्या हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को अवैधानिक या फिर निरस्त या फिर शून्य घोषित कर दिया। अब यहां पर बहुत बड़ा संकट आ गया कि जब आप का चुनाव क्या हो गया है, रद्द हो गया है, तब फिर प्रधानमंत्री कैसे बना रहा जा सकता है। यहां फिर बात हुई कि इसको प्रधानमंत्री बनाओ, उसको प्रधानमंत्री बनाओ, तो फिर केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आप क्या करें, आप सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आप प्रधानमंत्री तो रह सकते, लेकिन कोई भी आप डिसीजन मेकिंग जो भी रहेगा उसमें आप शामिल नहीं होंगे। तो फिर आनन फानन में ये क्या किया गया, इमरजेंसी घोषित हुई। यहाँ पर आपको अगर डेट पता है तो कमेंट करके बताएंगे कि 26 जून है, 26 जुलाई है, या फिर मई का महीना है, या फिर अप्रैल का महीना है। क्लियर है? संशोधन क्या होगा, संशोधन होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है, इनके जो भी विवाद हैं न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से इनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब ये बात आपको समझना है कि ये जो संविधान के संशोधन हुए थे, ये कहाँ हुए, इमरजेंसी के दौरान होंगे। तो यहां से फिर आप समझते हैं फिर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसे हम बोलते हैं भारत के संविधान का लघु संविधान। ठीक है, इतने ज्यादा संशोधन किए गए उस संविधानिक संशोधन 42 के अंतर्गत 1976 में कि उसे बोला जाने लगा लघु संविधान, क्योंकि अपने आप में उसमें बहुत सारे क्या थे, उपबंध थे जिनके अंदर संशोधन किया गया। आप देखो 42वां संवैधानिक संशोधन, इसमें जितना बड़ा स्टार हो सके लगा लो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़े तो बात करें, सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है भारत की संविधान संशोधन की हिस्ट्री में, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति जो थी, जो आपको मैंने बताया था कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, एक तो होता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कहाँ से ली गई हैं, यूएसएसआर से ली गई हैं। तो आपको वहां पर ये स्वर्ण सिंह समिति का नाम आया होगा। तो यहाँ की सिफारिशों को लागू किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। यहाँ पर देखें, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है, आपको क्या कर देंगे, आपको एक
ये तीनों का क्या कर देंगे, क्लब करके आपको ऑप्शन दे देंगे कौन कौन से जोड़े गए। ठीक है, कहीं पर आपको शांति आ जाएगा, कहीं पर क्या आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, कहीं पर बंधुता आ जाएगा, और ये शफल करते रहेंगे। तो आपको पर्टिकुलरली याद क्या रखना है, 42वें संविधान संशोधन से भारत की प्रस्तावना जो है संविधान की, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया। इसके पहले अगर बात करें तो यहाँ पर भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता का कोई उल्लेख नहीं था, अखंडता का कोई उल्लेख नहीं था, समाजवादी का कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े, एक नया भाग इंट्रोड्यूस किया गया, भाग 4A या फिर 4A। 4A के अंतर्गत क्या आएगा, मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। क्लियर है, मौलिक कर्तव्य कहां पर हैं, तो आर्टिकल नंबर 51A में, याद आया, क्लियर है, संविधान की विशेषताओं में मैंने पढ़ाया है। अब यही कौन सी कमेटी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति थी। इन्होंने प्राथमिकता से क्या बोला था कि 8 मौलिक कर्तव्य बना दो, लेकिन सर्वसहमति किस पर बनी उस समय, तो 10 मौलिक कर्तव्यों पर बन गई। और वर्तमान में बात की जाए तो कितने हो गए हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। अब देखो, कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। क्या हो गया, कैबिनेट की सलाह मानने को क्या हो गए, राष्ट्रपति बाध्य हो गए। अभी आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति राज्यपाल का जो भी उपबंध है, तो वहां पर पढ़ते हैं हम कि क्या बात होती है, यहाँ पर मंत्री परिषद जो है वो किसकी सहायता या फिर किसे सलाह देने के लिए है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को। क्लियर है बात, तो आपको ये समझना है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ये उपबंध पहले भी डाले थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैबिनेट को जोड़ दिया गया कि आखिर हमको क्या करना है, हमको जो अमेरिका की चुनाव पद्धति है उसको नहीं अपनाना है। वहां पर क्या है, एक अध्यक्षीय प्रणाली है। भारत में देखें तो क्या है, भारत में अलग है। दोनों जगह क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन आप देखोगे कि दोनों जगह क्या है, अलग अलग फॉर्म में चल रही है। ठीक, याद रखना, जब डिफरेंस पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। और आप देखो, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। क्या किया गया, संविधान का जो भी संशोधन होता है न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। पहले याद रखना, पहले क्या हो रहा था, जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष है, इनके विवादों को कहां कर दिया, इनके विवादों को कोर्ट के क्षेत्राधिकार से हटा दिया। अब संविधान में संशोधन करना है तो 71 में क्या कर दिया, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया, साइन करोगे। फिर बाद में क्या किया, 1976 में उनको न्यायिक जांच से भी बाहर कर दिया। अगर संसद ने बोल दिया है कि ये संशोधन कर दिया, तो अभी जैसे कि हम जाते हैं ना, सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गए डायरेक्ट कि ये संविधान में संशोधन हुआ है, आप जांचें ये सही है या फिर नहीं है, तो ये व्यवस्था खत्म कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया, 6 वर्ष का हो गया। अभी ये जितने भी क्लॉजेज हैं इनको एकदम याद कर लेना, क्योंकि जो इसका अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, मतलब इसका जो वाइस वर्सा आएगा, इसका जो रेसिप्रोकल आएगा, मतलब कि 44वां संविधानिक संशोधन 1978 वाला, वहां पर जो जो चीजें अभी आपको दिख रही हैं सभी क्या हो जाएंगी, वापस से जैसी स्थिति में थी वैसे हो जाएंगी, और कुछ एक चीजें नई ऐड कर देंगे, मतलब कि व्यवस्था रीइंस्टेट कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। कौन सा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन्य जीवों का संरक्षण। ये 3 डीपीएसपी भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत क्या कर दिए गए, जोड़ दिए गए। कहां पर, तो ये 42वें संविधान संशोधन से। अभी देखो कितनी सारी चीजें जोड़ी गई हैं। आप और किसी संविधान संशोधन में पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 चीजें आपको मिलेंगी। यहां पर हर एक चीज में कुछ चीजें नई इंट्रोड्यूस की गई, कहीं पर क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया। यहां पर देखें एक्सटेंशन हो गया, ये देखो या क्या कर दिया, 3 और जोड़ दिए गए। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला गया लघु संविधान। भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई। अभी जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर भारत में संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए हैं, तो जर्मनी से लिए हैं। ठीक है, 352, 356 और 360। तो जो 352 है राष्ट्रीय आपात, वहां पर व्यवस्था की गई कि किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। क्लियर है बात। अब बोलोगे सर ये इतने सारे याद कैसे होंगे, तो भैया याद कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं
कि 42वें संविधान संशोधन में किन 5 विषयों को ऐड किया गया समवर्ती सूची में। अगर ये याद रखे हैं शिक्षा, वन, वन्य जीव वगैरह, तो बनेगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं बनेगा। क्या होगा, नहीं बनेगा, गलत करके आ जाओगे। ठीक है, शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, उसके बाद नापतोल, न्याय प्रशासन, फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन और इनका संगठन। मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपकी जो भी जिला कोर्ट्स आ रही है, ठीक है, इसके बाद सेशन कोर्ट जो भी आ रही है, फिर मुंसिफ कोर्ट होती है, बहुत सीजेएम आप जो सुनते हैं, ये सारी कोर्ट्स हैं। तो इनका गठन और संगठन की बात कहाँ से की गई, तो 42वें संविधानिक संशोधन से। अब देखें 1978 का 44वां नंबर का संविधान संशोधन। यहाँ पर बदलाव क्यों होंगे, या फिर हम आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर क्या होगा, रेसिप्रोकल, मतलब 22 वर्षा वाला हो जाएगा, कि जो चीज़ वहाँ बदली गई यहाँ पर वापस से उसे लागू कर देंगे। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी हट चुकी थी, दोबारा आम चुनाव हुए और यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, दैट इज संविध सरकार, है ना, जिसमें बोले तो जनता दल की और मोरारजी देसाई क्या बने, तो प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि आपसी खींचतान का माहौल था। बहुत सारे नेता लोग थे, वो कहते हैं हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हमको बनाओ, हमको बनाओ, ये तो कोई काम की नहीं है, इनको क्यों बना दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो ये सरकार गिर जाएगी 2 साल के अंदर। क्लियर हो गई बात। अब जब गिर जाएगी तो फिर आप देखोगे, लेकिन ये संविधान का संशोधन तो कर देंगे। क्लियर है। तो आइए इनको देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन किए गए जनता दल की सरकार में। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के जो कार्यकाल था, इसको 6 से वापस क्या कर दिया गया, तो पुनः 5 वर्षों का कर दिया गया। एक चीज वापस हो गई। आगे बढ़ो। संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की खबर समाचार पत्र में क्या करना है, प्रकाशन करना है। संवैधानिक संरक्षण मिल गया। अभी आप देखते हो ना, कार्यवाही क्या होती है, लाइव होती है, इनका प्रकाशन कर सकते हैं। वो बात अलग है कि अभी भी यहाँ पर विशेष अधिकार है संसद सदस्यों का, विधान मंडल के सदस्यों का, कि वहाँ पर बोली गई बात के लिए उन पर बाहर केस नहीं किया जा सकता। हो हल्ला हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप वहाँ पर उनको सू नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट में केस नहीं कर सकते। क्लियर है। 2 चीज। तीसरा देखो, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटाने या फिर वापस भेजने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। ठीक है। इसके बाद देखो, परंतु अगर एक बार क्या हो जाएगा, वापस आ गया दोबारा से, राष्ट्रपति के पास क्या गया, विधेयक गया साइन के लिए, राष्ट्रपति ने कहा पुनर्विचार करो, उसमें अगर मंत्रिपरिषद चाहे तो क्या करेगी, बदलाव करेगी। अदरवाइज एज इट इज भी अगर भेज देगी तो क्या होगा, बाध्य हो गए। जो क्या था यहां पर उनको क्या कर दिया गया था कि अगर संविधान संशोधन हुआ है, अगर क्या है, कैबिनेट की सलाह है, तो बाध्य किया था। संविधान संशोधन में तो अभी भी है, कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया था। अब यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ी सी डील दे दी गई कि आप क्या कर सकते हैं, एक बार वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर ज्यों की त्यों कंडीशन में भेज देगी मंत्रिपरिषद या फिर कुछ बदलाव कर दे तो बहुत अच्छा है। अगर ज्यों का त्यों भी भेज देगी तो फिर क्या होगा, आपको साइन करने के लिए आप बाउंड किए गए हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। अब ये शक्तियां कौन सी थी, वही थी कि जो संविधान संशोधन किए जाते हैं उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था ना, तो ये वापस से हो गया। ठीक है। वही चुनाव वाला जो सिस्टम था वो वापस से कर दिया। तो अगर आपने 42 नंबर का अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको 44 नंबर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आप देखो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, सीधे जंप करके आते हैं, क्योंकि यहीं से आप देखोगे कि जो आपकी 10वीं अनुसूची है, क्या है, जो आपकी 10वीं अनुसूची है, वहां पर यहाँ पर बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्या काम होने वाला है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए नई अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, जो कौन सी अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची थी। क्या थी, 10वें नंबर की अनुसूची थी। क्लियर है बात। तो यहां से आपसे पूछा जाता है कि दल बदल निरोधी कानून कहां बना, किस अनुसूची में बात की गई है, तो याद रखना है 52वें संविधान संशोधन से ये बात लाई गई।
भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची में ये बात जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची का विषय क्या है? यही दल बदल के आधार पर क्या करना, अयोग्य ठहराना। और इसी संविधान संशोधन के मद्देनजर क्या आया, कानून आया जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, अगेन इस पर बड़ा सा स्टार कर लो, बहुत सारे पेपर में आया है और फिर आएगा। लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की जो आयु पहले 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले से ही 18 वर्ष चली आ रही है। नहीं, 1989 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 61, उसके आधार पर ये वयस्क मताधिकार जो आज तक चला आ रहा है उसमें वयस्कता की एज क्या है, तो 18 वर्ष निश्चित कर दी है। ये आपको याद रखना है। कितनी कर दी है? तो 18 वर्ष। कब से? 61वें संविधान संशोधन से। कौन से चुनाव? लोकसभा और राज्य की विधानसभा। अभी बोलोगे कि सर एक बात बताओ, तो ये जो पंचायत के चुनाव होते हैं इनमें क्या है? तो इनमें तो ऑलरेडी क्या था, अभी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि संविधान में कहाँ पर उपबंध आएगा, लास्ट में आप पढ़ते हैं ना 11वीं और 12वीं अनुसूची। क्या पढ़ते हैं? 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची तो आपके 73वें और 74वें संविधान संशोधन से आएंगी। तो वहां पर ऑलरेडी व्यवस्था कर दी गई थी इसी के आधार पर कि 18 वर्ष में होगा और चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष का हो। ऐसे ही लोकसभा या विधानसभा में आपको चुनाव लड़ना है तो 25 साल के हो आप। ठीक है, राज्यसभा में आपको जाना है तो यहाँ पर राज्यसभा में आपके पास जो भी हायर आपके पास सदन है वहां जाना है तो वहां पर आपको क्या चाहिए, तो वहां पर चाहिए 30 वर्ष की आयु। कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष की आयु। 61वां संविधान संशोधन याद कर लेना, रट लेना। अब देखो 71वां संविधान संशोधन 1992। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब हम जाएंगे 21वें नंबर पर 1967, उसके बाद डायरेक्ट लैंड होंगे 1992 में। 15 भाषाएं हो गई थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर और भाषाएं जोड़ी जाएंगी, 3 भाषाएं, तो कितनी हो जाएंगी? 18। KMN इनको याद कैसे करें? कोंकणी, उसके बाद मणिपुरी और नेपाली। मणिपुर अभी चर्चा में रहा, नेपाल भी चर्चा में रहा है ना, बहुत वहां पर उठापटक होती है। और फिर काली नदी का विवाद। और क्या है? कोंकणी। तो कोंकण जो आपकी कोस्टल लाइन है, कोंकण रेलवेज बहुत फेमस है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि पहले 14 थी, देन 67 में क्या हुआ, 21वां संवैधानिक संशोधन, सिंधी भाषा जोड़ी गई। अभी से रिलेट करवा रहा हूं मैं कि तुमको कहीं उस समय नहीं जाना है कि वहां क्या सोचा। अभी देखो सिंधु जल समझौता 1960 वाला आया है, लाइट में आपके पास क्या हो गया, सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी हो गई। तो वहां से हमने सिंधी कर लिया। अब मणिपुर 2022 से चर्चा में है, नेपाल भी चर्चा में रहता है और कोंकण क्या है, फेमस है। ठीक है, तो KMN याद रखें, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान में जोड़ दिया गया। ठीक है, और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी हो गई? 18 हो गई। 14 से 1 15 और 3 18। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 73वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिलेबस में भी दिया है तो ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर देखें, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। अब एक बात आती है कि ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, PRI, इनको सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा या फिर संवैधानिक मान्यता देने की बात किसने या फिर किस समिति ने कही थी? किस समिति की रिकमेंडेशन थी? तो आपको याद रखना है कौन सी समिति थी, संघवी या फिर सिंघवी। अगर बुक्स में आपको ऐसा मिल जाए तो घबराना नहीं है। LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, है ना। इनकी समिति ने क्या बोला था? सबसे पहले बोला था कि पंचायती राज संस्थानों को आप संवैधानिक दर्जा दीजिए, तभी क्या होगा, ये प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1995 में जब सबसे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुए उसके पहले कहीं पंचायती राज व्यवस्था थी ही नहीं, थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर संवैधानिक रूप से दर्जा दे दिया गया तो सभी राज्यों को फिर अपनाना ही था। 11वीं अनुसूची का विषय बन गया। याद आया कुछ? 29 विषय 18 विषय कहाँ पर बताए थे? याद करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की। इसके लिए पंचायत नाम से भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय आ गए? तो जिसमें विषयों की संख्या आ गई
कितने विषयों की संख्या आ गई? इसमें विषयों की संख्या आ गई 29। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो 74वां संविधान संशोधन। अब यहाँ से आपके पास बहुत सारे उपबंध आ जाएंगे कि 29 विषय आ गए। तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज है। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम पंचायती राज के चुनाव कराने वाला या निर्वाचन कराने वाला पहला राज्य था भारत भर में। यहाँ पर बात की जाए तो फिर आपके पास बहुत से चीज़ें आती हैं कि आर्टिकल 243 में हमको बहुत सारे उपबंध पढ़ने रहेंगे। 243 के अंतर्गत ही आप देखें 243 के, या फिर हिंदी में बोलें तो टा, काका काका याद है ना, तो टा अगर आ जाता है ना 243 टा, अब इसी को क्या बोलते हैं 243 के। यहां से क्या है, पंचायती राज जो भी व्यवस्था है इसमें बताया गया है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। क्या काम करेगा वो? इनको निर्वाचन प्रक्रिया इनकी करवाएगा। किनकी? पंचायती राज संस्थानों की। क्या होते हैं मध्य प्रदेश की अगर बात करो, हर जगह अलग अलग है। मेजर लेकिन आप देखोगे तो त्रिस्तरीय है। ठीक है। मध्य प्रदेश में आप बात करें तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, और फिर देखें तो जिला पंचायत आपको सबसे पंचायती राज संस्थानों में एपेक्स बॉडी मिलती है। अब बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन की। 73वां याद किया है तो 74वां तो याद ऑब्वियसली बात है करोगे ही, क्योंकि यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है अर्बन लोकल बॉडीज, जिसे हम बोलते हैं शहरी स्थानीय निकाय। जो हम सभी पढ़ते हैं ना कि क्या होता है, नगर परिषद होती है एक, फिर नगर पालिका होती है, फिर होता है नगर निगम। तो ये जो संस्थाएं हैं, यहाँ से संवैधानिक दर्जा कहाँ से मिला है? 74वें संविधान संशोधन से मिला है। इसके तहत भाग 9 का जोड़ा गया 9A। इसमें कितने विषय जोड़े गए? 18 विषय जोड़े गए। क्लियर हो गई बात? अनुसूची, 12वीं अनुसूची, देखो इसीलिए पहले अनुसूची बता दी थी, उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये सारी कुछ चीज बताना है। उसने क्या बोला है कि संविधान के क्या बताओ, विशेषताएं बताओ, इनका ऐतिहासिक महत्व बताओ, ठीक है, इनका स्वरूप बताओ, कैसे इनका विकास हुआ। तो यही सब कुछ तो आपको पढ़ना है कि विशेषताओं के अंतर्गत 15 विशेषताएं पढ़ ली, फिर उसको हमको खोलते जाना एक एक करके। क्लियर है? अब संविधान में जो उपबंध हैं वो देखें, उन उपबंधों में संशोधन कौन से हुए महत्वपूर्ण, ये हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 86 2002 का, यहां पर बहुत मेजर डेवलपमेंट होगा, इसको याद कर लेना। क्यों मैंने बोला है कि यहाँ जो भी आज की क्लास देख लेगा उससे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। जब आप इतने कवर कर लोगे तो कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि यहाँ से कुछ बाहर हो। हाँ, जहाँ मैंने आपको बोला है कि जो मैंने छोड़ दिए हैं उनको आप एक बार देख के जाएंगे। क्लियर है? 2 से 8 नंबर मैंने छोड़ा, सीधा कहाँ पर आए हम? 9वें पर आए, फिर 10वां पढ़ा, 11वां पढ़ा, याद आया, 21वां पढ़ा। फिर तो ये बीच के आप देख लें कि गोवा को कहाँ से अडॉप्ट किया गया, मेघालय है, ये कहाँ से भारतीय संघ में, इसको फुल फ्लेजेड अरुणाचल प्रदेश को कब जोड़ा गया, तो ये आपको देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो अनुच्छेद 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। याद आया? 51A भाग 4 का अनुच्छेद 21A के तहत क्या जोड़ा गया? प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। जो हम लोग पढ़ते हैं राइट टू एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल जो भी होंगे वहां पर क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट रहती है कि इतनी तो आपको करनी है। वो क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, मतलब कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे। क्लियर हो गई बात? इनको शिक्षा देने के लिए राज्य की ओर से, राज्य मतलब कि भारत देश की ओर से ये मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। कहां पर? 21A में। 89th 2003 में आएगा। यहां पर क्या होगा? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सेपरेट आयोग की व्यवस्था, सेपरेट क्या कर देंगे हम? कमीशन की व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं ना लोक सेवा आयोग, या फिर अभी वर्तमान में देखें हम तो पढ़ते हैं कि NCSC है एक, और एक क्या है? NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, और शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो ये पहले एक होते थे। 1976 से आप देखोगे 78, 85, 89, है ना, 90, फिर यहाँ पर धीरे धीरे संशोधन होते गए, और यहाँ पर फाइनली आप देखें तो 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 में 2 सेपरेट आयोग बना दिए गए। पहले एक कुछ भी नहीं होता था, पहले केवल एक अधिकारी होता था, फिर इसमें सदस्यों को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है,
फिर ऐसे ऐसे करके फाइनली 2003 में हम पहुंचे हैं कि जहां पर क्या हुआ, अलग अलग आयोगों का निर्माण कर दिया गया। क्लियर है बात? चलो, ये क्वेश्चन याद रखना, यहां से पूछा गया है बहुत बार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहां पर मिलेगा? 338। कहां पर मिलेगा? 338 में मिलेगा। इसको जो मैं बोल रहा हूं इसको याद रखना, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो जैसे बोलते हैं ना, क्या कर लो इसको, 338, आर्टिकल 338 में मिलेगा। देन आप देखें तो ये यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 338A में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? 338A। क्लियर हो गई बात? आप जनजातियों को क्या बोलते हैं? हम जनरली आदिवासी समाज बोलते हैं, वनवासी बोलते हैं और जनजाति बोलते हैं। फिर जब हम पढ़ने जाते हैं पॉलिटी के अंदर ही या फिर हिस्ट्री में देखें कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, गिरिजन बोला है ना। महात्मा गांधी ने क्या बोला? गिरिजन। किसको महात्मा गांधी ने बोला है गिरिजन? किसी को मालूम है? हरिजन तो सबको पता रहता है कि किसे बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट को बोलते हैं, जिसका उल्लेख 338 में है। अब जनजाति की बात करें तो 338A से आदिवासी याद रखना तो आपको याद हो जाएगा। और ये दोनों आयोग कब अस्तित्व में आए? तो 2003 के संवैधानिक संशोधन से आए। आगे बढ़ते हैं, 91वां संवैधानिक संशोधन 2003, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम उनकी संख्या डिसाइड करने की बात की गई। तो क्या की गई? 15% से अधिक नहीं होगी। किसकी? तो लोकसभा की कुल क्षमता की। अब लोकसभा की कुल क्षमता को छोड़ो, यहाँ पर अगर ये याद रखो कि 230 मध्य प्रदेश में है, या यही चीज लागू कहाँ होगी? राज्यों में भी होगी। तो 230 का 15% निकालेंगे, 10% कितना होता है? 23। और 23 का आधा कितना होता है? बताओ जल्दी से। तो 11.5 तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या कर देते हैं? 12। तो आधा मंत्री तो कोई होगा नहीं ना। तो कितना होगा? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 35। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 35 से अधिक मंत्री परिषद की संख्या नहीं हो सकती है। अब ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। लोकसभा की संख्या के आधार पर बताएं मुझे कि कितनी केंद्रीय मंत्री परिषद की संख्या होगी। ये तो मैंने मध्य प्रदेश का आपको बता दिया। इस 35 में मुख्यमंत्री शामिल है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। अब ये फिर से आ गया है, कहां पर आ गया है? तो ये आ गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। यहां पर 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, जिन्हें हम याद रखेंगे DBMS से, या फिर आप इनको शफल करके जैसे भी याद करना चाहो वैसे आप याद कर सकते हो। DBMS सबसे पहले सिंधी, फिर KMN, फिर DBMS, ठीक है। DBMS में क्या है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल 14 थी, फिर एक 15 और 3 18 और 4 22। तो वर्तमान में हम जो पढ़ते हैं ना कि 22 भाषाएं हैं 8वें शेड्यूल के अंतर्गत, तो वो यही 22 भाषाएं हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े, अब देखो 93वां संविधान संशोधन 2005। अभी हम कहां से पढ़ के आ रहे हैं? हम आ रहे हैं पहले संविधान संशोधन से, 1951 से, जहां पर क्या बोला गया था? जहां पर राज्यों को शक्ति दी गई सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की उन्नयन के लिए, ठीक है, उपबंध बनाना है। फिर 9वीं अनुसूची में डाल दिया है किसी विषयों को, ठीक है, भूमि सुधार वाले और न्यायिक समीक्षा। उसके बाद देखो तो 93वें नंबर पर आप आ गए हो। सारे जो भी मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं संविधान में, वो हमने कवर किए हैं। राज्य को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, SC ST के लिए क्या किया गया है? सरकारी और निजी सभी तरह के शैक्षणिक संस्थाओं में किसकी व्यवस्था कर दी है? विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। अब यहां पर याद रखना, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त, ये डिफरेंशिएटर फैक्टर है। अब देखो कोर्ट ने क्या बोला कि निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण असंवैधानिक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि गवर्नमेंट फंडेड या फिर एडेड एक टर्म होता है, और क्या होता है? एक होता है कि गैर सहायता प्राप्त। अगर कोई संस्थान है वो वित्तीय मदद नहीं ले रहा है सरकार से,
तो वहां पर आप आरक्षण क्या नहीं कर सकते हो, इम्पोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। 97वां संवैधानिक संशोधन 2011, इसमें बात करेंगे तो ये सहकारी समिति बनाने के अधिकार को कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रहती हैं वहां पर क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये घोषणा कर दी गई। किसमें, तो संघ बनाने का जो अधिकार रहता है उसके अंतर्गत ये डाला गया। कहां पर आएगा ये, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ जाएगा। समानता कहां पर मिलती है, तो 14 से 18। स्वतंत्रता कहां मिलती है, 19 से 22। ठीक है, आगे बढ़े। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया है। जब डीपीएसपी बताया था आपको कि डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51, तो आयरलैंड बताया था। वहां पर ये मैंने बात बताई थी, अगर याद है तो। क्लास देखी है, नोट्स बनाए हैं, नोट डाउन किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि तुमसे बने नहीं। संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया है, 9B। क्या जोड़ा गया है भाग, 9B। 9A में क्या था और 9 में क्या था, अभी जस्ट 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पढ़ा के आया हूं। अगर वो पढ़े हैं तो अच्छे से बन जाएगा कि भाग 9A में क्या था और ये क्या आ गया उसके सीक्वेंस में, 9B। चलो आगे बढ़े। 99वां संवैधानिक संशोधन 2014, जिसकी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा मांग उठ रही है। बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अभी क्लियर है बात। अब ये क्या था, तो ये था NJAC। क्या था ये, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी जो भी हायर कोर्ट्स हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वयं निर्मित प्रणाली है। ये कहीं भी संविधान में इसके विषय में उल्लेख नहीं है। तो इसको हटाकर क्या किया जाए, एक नया बॉडी बनाया जाए जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहा जाएगा। इसमें व्यवस्था की गई कि कौन कौन इसमें चयन समिति में सदस्य होंगे, कैसे ये अपना फंक्शन करेगा और कैसे न्यायाधीशों की रिकमेंडेशन करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ये तो क्या है, स्वतंत्रता पर हमला है। ठीक है, तो ये स्क्रैप कर दिया गया, इसे शून्य घोषित कर दिया गया। अब याद रखना, अगर संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहाल नहीं की जाती तो यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट 99वें संविधान संशोधन को जीरो या फिर असंवैधानिक या फिर बोले अवैधानिक घोषित नहीं कर पाती। क्लियर है बात। इसीलिए आपको सारे संविधान संशोधन पहले से लेकर वर्तमान तक पढ़ना बहुत आवश्यक है, तभी आप क्या कर पाएंगे, कड़ियां जोड़ पाएंगे या फिर डॉट कनेक्ट कर पाएंगे। 1942 में 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें ही तो ये सारे प्रबंध किए गए, उपबंध। फिर 1978 में उनको रिवर्स कर दिया गया और फिर अभी हम देख रहे हैं कि ये सारी कुछ कंडीशन सामने आ रही हैं। अब देखो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो यहाँ पर क्या होगा, भारत द्वारा कुछ भूभागों का अधिग्रहण, कुछ भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, आपने कोई कितने पर्टिकुलर बीघा कॉरिडोर सुना होगा, तो ये उसी से संबंधित है। एक तो बेरूबारी वाला था जिसमें पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने क्या दिया था, पश्चिम बंगाल का बेरूबारी हिस्सा दिया था, है ना। आप 100वां देख लो, 100वें को याद रख लेना। 101 भारत की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2017 1 जुलाई 2017 को क्या लागू किया गया, तो GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर, जिसे हम वर्तमान में GST बोलते हैं। GST के अंतर्गत ही तो क्या आसा है, GST में आप पढ़ते हो ना, एक होता है IGST, एक होता है क्या CGST, एक क्या होता है आप SGST पढ़ते हैं कि सेंट्रल का इतना हो गया, एक स्टेट का इतना हो गया। क्लियर है। तो यही वस्तु और सेवा कर की शुरुआत कब की गई, तो 2017 में की गई। याद रखना है 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 में आया, तो उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने क्या किया है, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है जो, इसकी पहले भी क्या थी,
कॉम्पोजिशन या फिर बोलें संरचना थी, ये अस्तित्व में था। RN प्रसाद जी इसके पहले क्या थे, अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर क्या व्यवस्था कर दी गई कि जैसे कि हमने बात बताई थी आपको कि यहाँ पर संविधान में उपबंध ऐड किया गया, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगस्त 2018 में बात की गई, क्या की गई, अगस्त 2018 में, ठीक है, याद रखेंगे। अब हाँ, यहां से याद रखने वाली बात क्या आती है, 338 में SC, 338A में ST, 338B में ओबीसी कमीशन। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अब और देखो 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 में क्या किया गया, SC ST की आरक्षण की आयु जो थी वो बढ़ा के, जो अवधि है उसको बढ़ा के कब कर दिया गया, तो 2030 तक कर दिया गया। ये बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। जो लोकसभा में 2 लोग एंग्लो इंडियन क्या होते थे, चयन होके आते थे, और मध्य प्रदेश की विधानसभा में बात किया जाए तो 1 व्यक्ति आता था। क्लियर है, तो इनका प्रोविजन समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब हमको पता है कि भारत के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अब हम भारतीय और अंग्रेज जो दोनों मूल के हैं, एंग्लो इंडियन जिनको बोलते हैं, जिनमें से कोई किन्हीं इनका माता पिता में से कोई एक क्या हो, एक कोई अंग्रेज हो और एक कोई भारतीय हो, तो उन लोग को एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो इनका प्रोविजन समाप्त कर दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन से भारत में एंग्लो इंडियन का उपबंध समाप्त कर दिया गया, तो आपको आंसर करना है 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में आया। यहीं से क्या हुआ, SC STs का जो आरक्षण है उसकी सीमा 10 वर्ष बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई, तो वर्तमान में 2030 है। अब ये देखो 2021 में 105वां संवैधानिक संशोधन आया, जो मैं बोल रहा था, स्टार्टिंग में बोला था, याद आया, महाराष्ट्र मराठा आंदोलन। तो यही वो संशोधन किया गया था जो सरकार ने किया था, क्योंकि क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, जो राज्य सरकारें थी उनकी शक्ति खत्म कर दी थी, तो संसद ने वापस से क्या किया, रीइंस्टेट किया। क्या किया, संसद ने उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मामले में की गई व्याख्या को पूर्ववत करने के लिए संशोधन किया और राज्यों की शक्ति क्या कर दी, बहाल कर दी। क्या कर दी, इसका उद्देश्य राज्यों द्वारा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए शक्ति को बहाल करना है। आपसे इतना सब नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यों की पिछड़े वर्गों को जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हैं उनकी पहचान को क्या करना है, शक्ति को बहाल करने की व्यवस्था की गई। तो आपको बताना है 2021, ये क्या है, 105। अब फाइनली 106 जो हमारा लेटेस्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उस पर हम लैंड होते हैं। तो 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ये कब पास हो गया, तो ये आपका अभी हाल ही में हुआ है। इसको कब हुआ है, 2023 में हुआ है। क्या व्यवस्था की गई, लोकसभा और राज्य की विधानसभा। अब आपको याद रखना है कि दिल्ली में भी क्या है, विधानसभा है। यहां पर महिलाओं का आरक्षण या फिर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए, 1/3 फिक्स कर दिया गया है। कितना, 1/3 सीटों का आरक्षण कर दिया गया है। जैसे कि वर्तमान में हम देखें कि जो भी आपके नगरीय निकाय, नगर और आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर 1/3 की व्यवस्था है। लेकिन मध्य प्रदेश ने एक स्टेप आगे जाते हुए क्या व्यवस्था की है, 50% सीट्स रिजर्व की हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर लोकसभा और विधानसभा में व्यवस्था की गई है कि 1/3 मतलब कितनी होती हैं, 33% आरक्षण, मतलब 100 में से 33 महिलाएं आपको दिखेंगी। और इसी में क्या है, इसी में ये लागू है अनुसूचित जाति जनजाति, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह पर क्या है, सीट रिजर्व रहती हैं। कोई क्या होती है, सामान्य सीट रहती है, कोई महिला सीट पर्टिकुलर अब होगी, फिर क्या होगा, कोई रहता है आपका जनजाति सीट, फिर कोई रहती है SC की सीट। तो ये सारी कुछ व्यवस्थाएं। अब यहाँ ये किया क्यों गया, तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी आपकी विधायी संस्थाएं मतलब कानून बनाने वाली, कानून निर्माण करने वाली, या फिर विधान
निर्माण करने वाली। विधान निर्माण कहाँ होता है? देखो, राज्य सूची के विषय हैं तो उस पर कानून कहाँ बनाएंगे? विधानसभाओं में राज्य की। जो संघीय सूची के विषय हैं वहां कहाँ बनाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा। तो यहां पर आप याद रखें, लोकसभा में ही तो चुनाव होते हैं, जनता चुन के भेजती है। ठीक है, तो यहां व्यवस्था की गई है जहां पर डायरेक्ट क्या है? प्रतिनिधित्व है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है। वहां पर व्यवस्था की गई है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में कि लोग बाग क्या करें? चुन के भेजें। कहां पर? जब आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सीट पर महिलाएं आरक्षित कर दी गई हैं, 33 आरक्षण के स्थान कर दिए हैं 100 में से, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पार्टी होगी तो महिलाओं को ही क्या करेगी? उम्मीदवार बनाएगी। और अल्टीमेटली महिलाएं क्या करेंगी? वहां पर आपकी जो भी रिस्पेक्टेड विधानसभा बोले या फिर हम लोकसभा बोले, वहां का क्या करेंगी? प्रतिनिधित्व करेंगी। तो इस प्रकार क्या किया गया? महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने की व्यवस्था की गई। जैसे मध्य प्रदेश में बात की जाए तो पुलिस में आरक्षण कितना हो गया है? किसी को पता है तो कमेंट करके बताएगा। क्लियर? तो ये आपके टिल डेट अभी तक एज ऑफ नाउ कंडीशन क्या है? यही संविधान के अंतर्गत संशोधन किए गए हैं, यही लेटेस्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये आज की हमारी क्लास पूरी होती है। होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और कोई भी परेशानी आए तो आप क्या करें? कांटेक्ट करें। आपको क्या करना है? एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कोर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।